बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, हम एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने चैप्टर एक पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह। फिर हमने बिज़नेस फिजिबिलिटी एनालिसिस की बात की है, हमने बिज़नेस राइटिंग का बिज़नेस प्लान की बात की है, हमने बिज़नेस आइडिया अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल एंड कंपैटिटिव एनालिसिस। इसमें से कुछ चीज़ें आपने पहले स्टडी की हुई हैं, जो नहीं भी की हुई है चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ इंडस्ट्री एनालिसिस में हम पहले डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री होती क्या है। देखो, an industry is a group of firms producing a similar product or service such as airline, fitness and drinks, furniture और electronic games। देखो, हम गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, उसमें गेम्स आ जाती हैं, उसमें आपकी मोबाइल गेम्स आ जाती हैं, उसमें आपकी एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो भी गेम्स है, रेलिवेंट चीज़ें हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में आपके जितने भी PIA है, एयर ब्लू है, आपके पास एमिरेट्स है, कतर एयरवेज़ हैं, डिफरेंट आ जाती हैं। आप बात करते हैं कि टूरिस्ट इंडस्ट्री की, तो उसमें आपके टूरिज्म से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें कंपनीज हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, होटल्स हैं, वो आ जाते हैं। आप फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करें, उसमें आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट चाहे लोकल इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो भी हो, जो कि सिमिलर, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री की बात करो आप लोग, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करो, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। that all the products which have similar features, जो similar features हो या similar services दे रही हो, जैसे हेल्थ इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपकी हेल्थ इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो उनको वो सारे एक इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। अब देखो, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, इस बिजनेस रिसर्च दैट फोकस ऑन द पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। जैसे आप लोगों से मैं पहले कह चुका हूँ, ड्यू टू कोविड दोबारा से लॉकडाउन है, कोविड-19 है, लॉकडाउन लग गया, तो जो कंपनीज ने अपने ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट कर लिए हैं, वो अच्छा सर्वाइव कर गई हैं। जो नहीं कर पाए, उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है, कुछ वैनिश भी हो गई हैं। देखो, ओवर द वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन IT इंडस्ट्री आपकी सर्वाइव कर गई है, बल्कि ग्रोथ में जा रही है। आपके पास जो E-कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, या उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर ठीक जा रहा है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ठीक जा रही हैं। उसके बाद आप बात करें तो क्या कहते हैं, आपके जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में भी ऑनलाइन उन्होंने कर दिया, एप्लीकेशंस के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। फूड इंडस्ट्री है, वो आपकी अच्छा सर्वाइव की है, वो भी चल रही है। लोगों ने क्या किया है, होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट कर दी है, तो ज़्यादा काम वो क्या है, सिट इन से वो टेक अवेज पे या डिलीवरीज पे ले गए हैं। तो हमें देखना होता है कि एक इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, यानी उसमें ग्रोथ कितनी है। अब देखो, once it is determined that a new venture is feasible in regard to the industry and market in which it will compete, a more in-depth analysis needed to learn the ins and outs of the industry. Feasibility analysis हमने किया, हमें समझ आया हमारी प्रोडक्ट फिजिबल है, फिर हमें मज़ीद इन डेप्थ एनालिसिस करने हैं, एंड दैट एनालिसिस विल बी इंक्लूडेड इन योर प्रोजेक्ट। जो आप प्रोजेक्ट करते हो, बिजनेस प्लान बनाते हो, उसमें इंडस्ट्रियल एनालिसिस आपके आते हैं। अब देखो, एनालिसिस हेल्प्स अ फर्म डिटरमाइन द नीश मार्केट इज इट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फिजिबिलिटी एनालिसिस इज़ फेवरेबल फॉर अ न्यू फर्म। देखो, आपको न्यू फर्म में न्यू सर्विस दे रही हो या प्रोडक्ट है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी आपने लेट्स सपोज सीमेंट की फैक्ट्री लगाने ने सीमेंट लेकर आना है मार्केट में, आपको देखना पड़ेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री का क्या सूरत हाल है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हमेशा गर्मी में ज़्यादा होता है, सर्दियों में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अब पाकिस्तान में जिस तरह पोटेंशियल है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को, इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इन द मार्केट। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ती है, इंडस्ट्री ओवरऑल कैसा स्कोप है उसका, ओवरऑल कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं एनालिसिस में जो आती हैं। अब देखो, व्हेन स्टडीइंग एन इंडस्ट्री एन एंटरप्रेन्योर मस्ट आंसर 3 क्वेश्चन बिफोर परस्यूइंग द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ फर्म। 3 क्वेश्चंस के, इज द इंडस्ट्री एक्सेसिबल, इन अदर वर्ड इज रियलिस्टिक प्लेस फॉर अ न्यू वेंचर टू एंटर। क्या हम उस इंडस्ट्री एक्सेसिबल है, क्या हमारी प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती है, उस इंडस्ट्री में अपनी प्लेस बना सकती है।
Does the industry contain markets that are ripe for innovation and are underserved? देखो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें इनोवेट, जैसे आईटी इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, आपकी कह लो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन डिमांड करती है। अब उसमें आप अगर अपना प्रोडक्ट ला रहे हो, यू शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ टू प्रोड्यूस सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अगर आप उसमें इनोवेशन नहीं ला सकते तो आप नहीं कर सकेंगे। अब जिस तरह पाकिस्तान में कह लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है हमारी अंडर सर्व्ड है, हमारी गाड़ियों में वो फीचर्स नहीं होते जो इंटरनेशनल कंट्री से मिल रही हैं। आपके सामने किया स्पोर्टेज आई है गाड़ी, आपके सामने होंडा टोसन आई है, आपके सामने किया की एक सेलेरियो आ रही है। अब देखो जैसे यूनाइटेड की ब्रेवो आई है। अब देखो उन्होंने क्या क्या फीचर्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हमारी जो ब्लड्स और सुजुकी मेहरान है उसमें क्या फ़ीचर्स थे, कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने अगर कोई ऐसी कंपनी आती है जो नए फीचर्स लेकर आ रही है और सेम प्राइस में आपको दे रही है, तो आप उस पर बाय करोगे। अब टोयोटा कंपनी पे जाओ, होंडा पे जाओ, उनके नो डाउट गाड़ियाँ कुछ हैं, उनमें फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें देखना पड़ता है इंडस्ट्री के हवाले से कि उसमें इनोवेशन है या अंडरसर्व्ड है, फिर और देयर पोजीशन इन द इंडस्ट्री दैट अवॉइड सम ऑफ द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आप बात करते हो, न हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, आपकी कोई चीज़ है उसकी कोई नेगेटिविटी आ गई है तो वो लोग उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। लेकिन कुछ जैसे फूड इंडस्ट्री है, आप खाना वगैरह देते हो, उसमें कोई नेगेटिविटी आ गई है तो लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई नेगेटिविटी भी हो ना तो सरवाइव हो जाता है, टाइम निकल जाता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्या ये चीज़ें हमें रिसर्च करनी पड़ती है कि पहले से जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो कंपनी ऑलरेडी हैं, तो उनमें कोई नेगेटिविटीज़, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह के डिफरेंट स्कैंडल्स आते रहे हैं, कोई फ्रॉड के भी आए हैं, आपके सामने लोगों को मैसेज भी आते हैं कि पैसा हमारे अकाउंट से निकल गया, ये हुआ है। तो वो नेगेटिविटीज़ के बावजूद लोग बैंक्स को छोड़ते नहीं हैं, उनके साथ ही चल रहे हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि उन जो पर्टिकुलर एरिया है, हमारा इंडस्ट्री है, उसमें नेगेटिविटी में कितनी गुंजाइश है। अगर तो वो बिल्कुल कह लो इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, कि आपको हर टाइम बड़ा अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है, देन यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड हार्ड वर्किंग एज वेल। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ते हैं ओवर द वर्ल्ड, ओवर स्टार्टिंग ओवर फर्म। अब देखो हाउ इंडस्ट्री एंड फर्म लेवल फैक्टर्स अफेक्ट परफॉर्मेंस। फर्म लेवल फैक्टर्स कैन इंक्लूड अ फर्म एसेट, प्रोडक्ट, कल्चर, टीम वर्क अमंग सप्लायर, रेपुटेशन एंड अदर रिसोर्सेज। अब देखो ये चीज़ें क्या है, फर्म लेवल पे हैं कि हमारे पास एसेट्स कितनी हैं, हमारे कंपेटिटर्स के पास कितनी हैं, प्रोडक्ट लाइन्स हमारी कितनी हैं, कल्चर कैसा है, हमारा टीम वर्क कैसा है, एम्प्लॉयज़ क्या है, रेपुटेशन क्या है, अदर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं। ये हम क्या एक फर्म के दूसरे फर्म के साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा है। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये हमारा मॉडल आता है जिसमें हमारा थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्ट फर्म, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, रिलेटेड फैक्टर्स हैं। देखो इन वेरियस स्टडीज रिसर्च हैव फाउंड दैट फ्रॉम 8% 30% ऑफ वेरिएशन इन द फर्म्स प्रॉफिट इज डायरेक्टली अट्रीब्यूट टू द इंडस्ट्री इन विच अ फर्म कम्पीट्स। यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को 8% से 30% इफेक्ट कौन कर रही है, आपकी इंडस्ट्री एनालिसिस कर रही है। और ये फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, जो हमारे कंपनीज को अफेक्ट करते हैं। अब देखो टेक्निक्स अवेलेबल टू असेस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। एक स्टडी एनवायरनमेंट एंड बिजनेस ट्रेंड्स, जो हमने पहले भी बात की थी, जैसे हमने डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है, सोशल ट्रेंड्स की बात की है, और उसके बाद फिजिबिलिटी में हमने बात की थी। इस तरह यहाँ पे 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ ये, जो कि हम बात करते हैं कि होना चाहिए, और ये आपके प्रोजेक्ट में भी लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। अब देखो इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स में क्या, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, पॉलिटिकल रेगुलेटरी चेंजेस हैं। अब देखो इकोनॉमिक ट्रेंड में आपका जीडीपी वगैरह आता है, जीएनपी या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ जाते हैं। सोशल ट्रेंड में यानी सोसाइटी की तरफ जा रही है। जिस तरह देखो हमारी सोसाइटी ब्रांड कॉन्शियस हुई हुई है, तो हर कंपनी प्रोडक्ट लेके उस पर अपना एक ब्रांड बना के इंट्रोड्यूस करवा रही है, लोग ब्रांड के पीछे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना शुरू हो गए हैं लोग। अब लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, स्मार्टफोन्स की वजह से लोगों ने क्या कहते हो कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो गई। आपके सामने
फेसबुक पे लोग सेल कर रहे हैं, OLX पे बैठे हुए हैं, दराज पे बैठे हुए हैं, सेल कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल देखो, जैसे मैंने बात की कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बूम आ रहा है, टैक्सेस कम किए हैं, तो लोगों ने क्या किया है, इसमें एक नज़र आ रहा है ट्रेंड उनको के चल रहा है। देखो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री दैट सेल प्रोडक्ट्स ऑफ सीनियर्स आर बेनिफिटिंग बाय एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो सोशल ट्रेंड है, लेट्स सपोज आपको लगता है कंट्री है, उस कंट्री में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, तो अगर वो कोई कंपनी ऐसी एंटर होती है जो सिर्फ सीनियर्स को प्रोडक्ट सेल करती है बूढ़े लोगों के, तो उसके लिए वहाँ पे क्या पोटेंशियल है। इसी तरह बिजनेस ट्रेंड दैट इम्पैक्ट इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल आर प्रॉफिट मार्जिन द इंडस्ट्री इंक्रीजिंग और फॉलिंग, कि इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इनोवेशन बढ़ रही है या कम है, इनपुट कॉस्ट कितनी है, ज़्यादा आ रही है कम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस ट्रेंड्स में देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे बेसिकली एनवायरमेंटल ट्रेंड्स हैं और वो आ रहे हैं। जो हमारा बेसिक फोकस है ना इस चैप्टर का, वो हमारा 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल पे है। अब देखो द 5 कंपेटिटिव फोर्सेस मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री। The model is composed of the forces that determine industry profitability. They help determine the average rate of return for the firms in an industry. अब ये मॉडल बेसिकली आपको हेल्प किस में करेगा, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन कर सको कि प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, 5 forces model basically क्या है, each of the 5 forces model impact an average rate of return for the firm industry by applying pressure on the industry. अब देखो ये 5 forces model basically आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देता है कि आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है, क्या इम्पैक्ट आएगा उस पर। देखो वेल मैनेज फर्म ट्राई टू पोजिशन द फर्म इन अ वे दैट अवॉइड्स और डिमिनिशेस दीज फोर्सेस इन एन अटेम्प्ट टू बीट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री। अब इनका देखो आप लोगों को पता होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को देखोगे नहीं, इन फोर्सेस को नहीं देखोगे, तो आप अपनी फर्म को मैनेज नहीं कर पाओगे। अच्छी कंपनीज इन जो फोर्सेस हैं उनको देखती हैं, उनका इम्पैक्ट रिड्यूस करती हैं, ताकि उनकी कंपनी इन द लॉन्ग रन चल सके। देखो ये 5 फोर्सेस है क्या, उसमें सबसे पहले राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स है, बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है, सब्स्टिट्यूट्स है और न्यू एंट्रेंट्स है। देखो कोई भी आप कंपनी है, फर्म है, आईटी सेक्टर की बात कर लो, किसी बैंकिंग सेक्टर की बात करो, किसी की भी बात करो ना आप, तो ये 5 फोर्सेस उनको इम्पैक्ट करती हैं। ये नहीं हो सकता कि इन 5 फोर्सेस का इम्पैक्ट ना आए। अच्छी फर्म, अच्छे बिजनेसेस वो ऐसे अपने आप को मैनेज करते हैं, ओवरकम करते हैं चीज़ों को, कि इन 5 फोर्सेस का इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकें। देखो सबसे पहली चीज़ है थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। देखो सब्स्टिट्यूट्स की मैं सिंपल से बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है, आपके पास एक ऑप्शन है पानी पीना, रेगुलर वाटर अवेलेबल है, दूसरी ऑप्शन है मिनरल वाटर अवेलेबल है, तीसरी ऑप्शन ड्रिंक्स आ गई हैं, फिर जूसेस आ गए हैं, फ्रेश जूस आ गया है, यानी यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूट है। तो आपने ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट को ख़त्म कर सकती हैं या उसकी सेलिंग रोक सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस। अब देखो द प्राइस दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितने कम सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को प्राइस क्या कहते हैं बायर्स पे करने को तैयार है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट्स आना शुरू हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी प्राइस पे इफेक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू इफ़ एनी सब्स्टिट्यूट्स फॉर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। देखो डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी है, ठीक है। अब अमूमन डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपने यही मेडिसिन लेनी है। आप अक्सर मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कहते हो डिफरेंट कंपनी की ये फार्मूला सेम है, कई लोग ले लेते, कई नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उन्हें पता है कि उन्हें डॉक्टर ने जो कहा है उन्होंने वही चीज़ लेनी है। तो ये इसी वजह से क्या है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो प्रोडक्ट में डॉक्टर ने रेकमेंड करनी है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखनी है, उन्होंने वही चीज़ वही मेडिसिन लेनी है। In contrast, when close substitutes for a product exist, industry profitability suppressed because consumer will opt out if the price gets
टू हाई। देखो फॉर एग्जांपल एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वो चल रहा था, अकेला था, बिजनेस कर रहा था, प्राइसेस ज़्यादा थी। जैसे ही मज़ीद आना शुरू हो गए, या लेट्स फास्ट फूड के साथ किसी ने शॉर्मे का लगा लिया, किसी ने दूसरा बर्गर को शुरू कर दिया, यानी लोगों के पास ऑप्शन आना शुरू कर देगी, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइसेस को रिड्यूस करनी पड़ेंगी। देखो द एक्सटेंट टू विच substitutes suppress the profitability of the industry depends on the propensity of for buyer to substitute between alternatives। अब देखो ये भी डिपेंड करता है। देखो आजकल पानी है फॉर एग्जांपल, लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं, ये जो ड्रिंक्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। इसी तरह हेल्थ कॉन्शियस लोग आम टैप वाटर भी नहीं पी रहे, वो कहते हैं मिनरल वाटर लेना है। तो देखो मिनरल वाटर से कई कंपनीज आ गई हैं। This is why firms in the industry often offer their customer amenities to reduce the likelihood that they will switch to a substitute product even in the light of price increase। कि जो अच्छी फर्म्स हैं वो ऐसी सर्विसेज ऑफर करती हैं, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाती रहती हैं, ताकि लोगों के पास, उनके कस्टमर के पास कम चांस हो कि वो स्विच करें किसी और प्रोडक्ट की तरफ। इवन दो अगर वो प्राइस हाई भी कर दें तब भी वो स्विच नहीं करते। अब देखो, a customer could easily get a cup of coffee cheaper at one of the Starbucks competitors। To decrease the likelihood of this, Starbucks offer high quality fresh coffee, good service and pleasant atmosphere। Starbucks has therefore reduced the threat of substitutes। देखो जो आपको एक स्टारबक्स, आप में से शायद कोई गया हो, विज़िट किया हो, आप स्टारबक्स के पास से गुजरे ना तो एक आपको बड़ी यूनिक सी खुशबू आती है कॉफ़ी की, जो अट्रैक्ट करती है। उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा रखा हुआ है, इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसा रखा हुआ है, जो कि किसी सब्सिट्यूट्स को नहीं आने दे रहे। वो ओवर द वर्ल्ड अपने, उनकी अच्छी खासी सेल्स होती हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं। जिस तरह ग्लोरिया जीन्स में आप चले जाओ, इस तरह कई कैफ़े जिले में, चाय खाना में चले जाओ, सर्विस देना, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, डेट विल। अब देखो चाय आप चाय खाना में पी सकते हो, चाय आप किसी लोकल ढाबे पे भी पी सकते हो, चाय चाय है। लेकिन क्या है, कैश किस चीज़ को करवा रहे हैं? ढाबे की चाय 30 रुपये की, चाय खाना हो सकता है आपको 250 का कप मिले। डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर है, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट है जो आपको वो दे रहे हैं। क्लियर? इस वजह से फिर जो लोग ज़्यादा एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना चाहते हैं वो वहीं पे जाएंगे, किसी और जगह पे नहीं जाएंगे। देखो ये तो कह लो कि आप सबको अंदाज़ा होगा, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, उसके देखा देखी बाकी लोग भी आ जाते हैं। इसमें कोई मतलब सिंपल सी बात है, लॉजिक है यार। बिजनेस स्टार्ट किया है, नज़र आया कि प्रॉफिटेबल है, लोगों ने कहना है वो इतना पैसा कमा रहा है, चलो हम भी स्टार्ट करते हैं। बिकॉज इफ द फर्म इन इंडस्ट्री आर हाईली प्रॉफिटेबल, इंडस्ट्री बिकम्स अ मैग्नेट टू न्यू एंट्रेंट्स। सीएनजी सेक्टर आपके सामने है, कोलैप्स हुआ पड़ा, लोगों ने दबादब पैसे लगाए, बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग। अब आज देख लें उसकी हालत क्या है। अब देखो शनिवारी आपको नज़र आता है, बट कड़ाई है, एक ने खोली, चलो जी पूरी जीटी रोड भरी पड़ी है। अब शुरू में जो पैसा कमाया, अब क्या है, सबका डिवाइड हो गया, लोगों के पास ऑप्शन आ गई हैं। Unless something is done to stop this, the competition in the industry will increase and average industry profitability will decline। जैसे जैसे न्यू एंट्रेंट्स आते जाएंगे, अब न्यू एंट्रेंट्स को रोका कैसे जाए? इनोवेशन के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू। देखो फर्म्स इन इंडस्ट्री ट्राई टू कीप द नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो बाय erecting barriers to entry। A barrier to entry is a condition that create a disincentive for a new firm to enter in the industry। देखो पाकिस्तान टोबैको कंपनी फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, बहुत पैसा चाहिए। उसके कंपटीशन में लैक्सा टोबैको कंपनी है, बाकी छोटी मोटी कंपनीज और भी बनी हुई हैं, लेकिन क्या है वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा। लेकिन बाकी बिजनेस है छोटे मोटे, हम लोग एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जितने पैसे होते हैं हम उस हिसाब से करते हैं, तो हमें न्यू एंट्रेंट्स को रोकना पड़ता है, बैरियर्स लगाने पड़ते हैं। अब बैरियर्स की आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। देखो सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, पेप्सी, कोको कोला हमेशा सर्वाइव करती है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे। उसके मुकाबले पे गोरमे भी आई है, अलमक्का भी आई है, एक दो और ड्रिंक्स हैं भूल गया हूँ नाम उनके, इस तरह आई हैं कंपनीज। देखो इंडस्ट्री डायरेक्टर बाय लार्ज इकोनॉमी स्केल डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म टू एंटर अनलेस दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ कॉस्ट एडवांटेज। इकोनॉमी स्केल है क्या? देखो एक कंपनी है पेप्सी है, लेट्स सपोज, वो एक दिन में लेट्स सपोज 1 मिलियन
यूनिट्स बना रही हैं, जो 1.5 लीटर की बॉटल 1 मिलियन बना रही हैं। अब उनके पास भी वर्कर है, मशीनरी लगी हुई है, और एक और बंदा है वो लेट्स सपोज वो ड्रिंक है, वो बना रहे हैं एक दिन के अंदर 1 मिलियन, और पेप्सी वाले 10 मिलियन बना रहे हैं। अब देखो, अब दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम में डिफर करती है। जब आप ज़्यादा कॉस्ट प्रोडक्शन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन कर जाती है। जब वो डिक्लाइन करती है तो आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस भी नीचे आ जाती है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्राइसेस को इतने नीचे रख देती हैं कि नए एंट्रेंट्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जो हमेशा से कहते हैं कि योर प्रोडक्ट शुड हैव सम यूनिक एडवांटेज, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है। तो जब आप कॉन्टीन्यूस बेसिस पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे। देखो, industries such as the software industry that are characterized by firms with strong brands are difficult to break into without spending heavily on advertising. आप पेप्सी को का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करोगे या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं रखोगे। फिर देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान टोबैको कंपनी की बात की, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत पैसा चाहिए उस लेवल की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए। फिर देखो, कॉस्ट एडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। देखो, एग्जिस्टिंग फर्म मे हैव कॉस्ट एडवांटेज नॉट रिलेटेड टू साइज। फॉर एग्जांपल, द एग्जिस्टिंग फर्म इन इंडस्ट्री मे हैव परचेज लैंड व्हेन इट वाज लेस एक्सपेंसिव देन इट इज़ टुडे। देखो, आप लोग सपोज आप कहते हो मिनरल वाटर का मैंने प्लांट लगाना है, अब 10 साल पहले जिसने लगाया था उसने जगह भी सस्ते में ली होगी, मशीन भी सस्ते में ली होगी। अब आपने लगाना तो वो जगह भी महंगी होगी, मशीन भी महंगी होगी। अब जो मर्जी साइज़ की फर्म करे, लेकिन आप वो नए फर्म के लिए कॉस्ट एडवांटेज नहीं है जो पुरानी फर्म को होगा। फिर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखो, अक्सर कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन नेस्ले वाले देते हैं, नेस्ले वाले साथ ये भी कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप किसी और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे जो हमारी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट हो सके। फिर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। फिर गवर्नमेंट लीगल बैरियर, सम इंडस्ट्रीज सच एज ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर अ ग्रांटिंग ऑफ अ लाइसेंस बाय पब्लिक अथॉरिटी टू कम्पीट। जैसे ये जितने चैनल्स हैं हमारे पास, शुरू में जियो चैनल ने बहुत पैसा कमाया, इंडिपेंडेंट था, अकेला था, आस्ता आस्ता करते बहुत ज़्यादा चैनल्स आ गए हैं, हालांकि लाइसेंसिंग फ़ी पे करते हैं, सारे आई हैं। अभी भी क्या हो गया है, जहाँ उन्होंने नया चैनल लॉन्च करने के लिए सिस्टम उन्होंने बड़ा कर दिया, टफ कर दिया ताकि वो रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो बैरियर्स हैं जो आप लगा सकते हो, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप न्यू एंट्रेंट्स को रोक सकें। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टार्ट अप टू एग्जीक्यूट बैरियर्स टू एंट्री दैट आर एक्सपेंसिव सच इकोनॉमी स्केल्स बिकॉज मनी इज यूजुअली टाइट. Startups have to rely on non-traditional to entry, discourage new entrants, such as assembling a world-class management team that would be difficult for another company to replicate. देखो, ज़्यादा पैसा लगाना है, इकोनॉमी स्केल करना, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप एक अच्छी मैनेजमेंट टीम रख सकते हो, कंपिटेंट टीम हायर कर सकते हो जो किसी और कंपनी के पास नहीं हो, जिसकी बेस पे आप बैरियर लगा सकते हो। देखो, उसमें आपके पास स्ट्रेंथन ऑफ मैनेजमेंट टीम है, नॉन ट्रेडिशनल है, जो आप इजीली कर सकते हो। उसमें कोई आपकी कह लो कि बड़ी आपको ABC अलिफ बे नहीं चाहिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप कोई भी चीज़ नहीं पहली दफ़ा जो भी इंट्रोड्यूस कराता है एडवांटेज रहता है। जैसे डेवो कंपनी है, फर्स्ट टाइम उन्होंने सर्विस स्टार्ट की थी, सेमी डेवो जो चलती है, बाकी कंपनीज भी आ गई हैं, लेकिन अभी तक लोगों का ट्रस्ट उस पर है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही है। फिर पैशन, आपके जो स्टार्टअप कर रहे हो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कितनी मोटिवेशन दे रहे हो, कितना पैशन दे रहे हो, इन चीज़ों की बेस पे आप लोग क्या अपनी चीज़ों को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है? यूनिक बिजनेस मॉडल, वो ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि यूनिक है। देखो, इफ द स्टार्टअप इज एबल टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक बिजनेस मॉडल एंड एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दैट मेक्स अ बिजनेस मॉडल वर्क, दिस सेट ऑफ एडवांटेज क्रिएट्स अ बैरियर टू एंट्री। देखो, पहले ये जो ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट नहीं था, ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट आया, अभी भी सिर्फ जो इंटरनेशनल चेंज है वो कर रहे हैं, लोकल चेंज इतना नहीं कर रहे। अब ये क्या था? एक यूनिक बिजनेस मॉडल था, यानी लोगों पर टाइम नहीं, गाड़ी में चीज़ें नहीं खाते पे साथ ड्राइव भी कर लें। तो इस तरह के बिजनेस मॉडल्स को ही आप, जैसे ये
Booking.com ने स्टार्ट किया है, आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, रेट्स चेक कर सकते हो घर बैठे, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता। जिस तरह ये ऊबर करीम का बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। फिर इंटरनेट डोमेन नेम, सम इंटरनेट डोमेन नेम्स आर सो स्पॉट ऑन दैट दे गिव अ स्टार्टअप मीनिंगफुल लेग अप इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। और दराज देखो, ईबे है, अमेजोन है, ये नाम में ऐसे अट्रैक्ट किए हैं लोगों को, लोगों के मुंह पे आ गए हैं और वो बिज़नेस चल रहे हैं। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, वो भी अब अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश कर चुके हैं अपना। Inventing a new approach to industry, the startup invent a new approach to an industry and execute this exemplary fashion. These factors create a barrier. आप कोई नया तरीका, जैसे आपने ओला डॉक एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके सर्च कर सकते हो हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेलर में चाहिए तो कौन कौन है, उसकी प्रोफाइल क्या है। तो ये क्या है, एक इंडस्ट्री में एंटर होने का नया तरीका है। तो ये वो दोनों ट्रेडिशनल बैरियर जो इजीली आप विदाउट वेस्टिंग मच मनी आप लोग इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा रिवैल्यूम इस फर्म में हम स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।